अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैराफियत से होंगे, खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ये भी उम्मीद करता हूँ कि इम्तिहान की तैयारी में जुटे हुए होंगे, लगे हुए होंगे। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल किनारे पे आ चुका है। मेरी कोशिश थी कि मैं ये वीडियो बहुत पहले लाऊँ, बहुत पहले ही आपके सामने सब चीज़ें लाऊँ, पर चूँकि दूसरे बोर्ड के बच्चों ने बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स दिखाया था, काफ़ी वीडियोस को शेयर किया था, बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी, तो मेरी कोशिश रहती है कि जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, वीडियोस को ज़्यादा शेयर करते हैं, तो मेरी भी इच्छा रहती है कि उनके लिए थोड़े ज़्यादा वीडियो बनाऊँ जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट करते हैं। ना तो आप बच्चों के ज़्यादा मेरे पास कमेंट आए थे और ना ही आप बच्चों ने इतनी ज़्यादा रुचि दिखाई थी, इसलिए मैंने भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। झारखंड के और CBSE के बच्चों के बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई थी, उनके बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे। फिर जब मैंने उनके वीडियो बनाए, उनको अपलोड किए, तो उन पर काफ़ी सारे व्यूज़ भी आए थे। इससे पहले एक मैं ग्रामर का वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ, उस पर भी इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे, इसलिए मैंने भी इतना इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लिया। बहरहाल जितने बच्चों के कमेंट आए थे, जितने बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो कम से कम मैं चाहता हूँ उनको तो कंटेंट मिल ही जाए। तो देरी से आने के लिए माफ़ी, और दुआ करता हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। चलिए बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं और सारी बातों को स्पीडली बहुत जल्दी मैं आपको समझा देता हूँ सारी बातें। आपका पेपर आना है 2 हिस्सों में। एक हिस्से में आएगा आपके क्वेश्चन आंसर जो आपके किताब से, आपके निसाब से पूछे जाएंगे, जान पहचान से, और दूसरे आपके सवाल आएंगे ग्रामर के। ठीक है, ग्रामर में आपके कौन कौन से सवाल आने वाले हैं उसके लिए मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक वापस दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ आप वो पहले देख चुके हो। ठीक है, तो ग्रामर का आपके एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है, चाहे वो वाहिद जमा से हो, चाहे मुतज़ाद अल्फाज से हो, चाहे मुतरादिफ अल्फाज से हो, चाहे मज़मून से हो, या लेटर राइटिंग से हो, ख़त से हो। कोई भी सवाल अगर आपका आता है तो मैंने सारी चीज़ें जो भी आपके सिलेबस में है उन सभी चीज़ों को मैंने वहाँ पे शामिल कर लिया था और वीडियो पूरा कंप्लीट कर दिया था। अब सवाल रह जाता था किताब का कि जान पहचान से कौन कौन से सवाल आने वाले हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ। देखो बच्चों, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूँ कि मैंने जो बता दिया परफेक्टली मैं आगे से भविष्यवाणी कर दूंगा कि ये सवाल आएगा वही आएगा। मैं सिर्फ आपके लिए कंटेंट चूज़ कर सकता हूँ, उनको छांट सकता हूँ, अच्छी तरह से उनको परख सकता हूँ कि हाँ कौन सी चीज़ें आने की संभावना रहती है, कौन से सवाल आने की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस को मिलाकर, आपके गुज़िश्ता पेपर्स को मिलाकर, गुज़िश्ता पेपर का मुआयना करके, जो लास्ट ईयर के जो पेपर हैं उन सभी को पढ़ने के बाद, आपका सिलेबस को पूरा अच्छी तरह से टटोलने के बाद कुछ नतीजे पर पहुंचा, और उसके बाद ही मैंने आपके लिए कुछ सवाल यहाँ पर इकट्ठे किए हैं और वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में बहुत 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 ज़्यादा काम आने वाले हैं। अगर आपने अभी भी शेयर वीडियो नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। लास्ट का दिन बचा है, उम्मीद करता हूँ एक दिन में वो देख लेंगे तो हो सकता है उनका पेपर भी अच्छा चला जाए उर्दू का। वैसे भी उर्दू के वीडियो मिलते नहीं हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस बार वीडियो को शेयर कर देंगे, उसके बाद ही आप वीडियो आगे देखेंगे। चलिए एक मॉडल पेपर मैं आपको दिखाता चलता हूँ जो RBSE बोर्ड ने लॉन्च किया है। उसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ता जाऊँगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सवालों के जवाब बताता जाऊँगा। ठीक है, ये लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवालातो जवाबात रिमेनिंग 70% सिलेबस, यानी टोटल 22 चैप्टर हैं जान पहचान में। उसमें से 22 में से लगभग 7 चैप्टर हटा दिए गए ना, 6 से 7 चैप्टर हटा दिए हैं और 15 चैप्टर उसमें रखे हैं। उनसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे आइए हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले मॉडल पेपर देखते हैं। लीजिए, अब हम आते हैं मॉडल पेपर के ऊपर। मॉडल पेपर के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मॉडल पेपर को हम पहले ही सॉल्व करवा चुके हैं, पहले वीडियो बनवा चुके हैं। उसका वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो एक बार उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कई बार मॉडल पेपर से भी क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, आप इस बात पे भी थोड़ा गौर करें। यहाँ पर मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करवाऊँगा क्योंकि वीडियो बनवा चुका हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पेपर का पैटर्न आपका कैसा रहने वाला है, किस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। हिस्सा अलिफ़, सबसे पहले क्या है हिस्सा अलिफ़। इसमें आपसे क्या होगा, MCQ टाइप के, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अलीफ बे जीम दाल वाले। ठीक है, अभी किताबों के सवाल हैं, ज़्यादा मुश्किल इसमें सवाल नहीं पूछे जाते हैं, तो इसको मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने किताबों को ढंग से टटोला है, सबक को आपने ढंग से पढ़ा है, तो आप इनके जवाब बहुत ईजीली दे पाएंगे। देखिए ना कितने ईजी से सवाल पूछे गए हैं। तकल्लुफ़ के मानी क्या हैं, गम, बेचैनी, दिखावा या परेशानी। अकबर किस ख़ानदान का बादशाह था। ठीक है, मुग़ल ख़ानदान का। रघुपत सिंह के कितने बेटे थे। संस्कृत की ज़बान
किसकी शाख है, लीनशू ने ख़त पे लीनशू ने किसके नाम ख़त लिखा था। तो ये बिल्कुल किताब वाले सवाल हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। अगर आपने किताबों को टटोला है तो आप इजी लेंगे सवाल, इन सवालों के जवाब दे पाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और कई बार सवालों से ही निकाल कर छोटे छोटे सवाल वापस बना लिए जाते हैं। तो मैं MCQ बेस वाले सवाल वापस नहीं कराऊंगा, आपने सबक को ढंग से पढ़ा है, इसलिए इस सवालों की तरफ हम वापस ध्यान नहीं देंगे। दूसरा आपका पैटर्न है खाली जगह को पुर करो, खाली जगह को पुर करो। राजपूतों के एक सरदार का नाम था, क्या नाम था? अंबेडकर का असल नाम था, क्या था? बहुत ही इजी सवाल हैं, ठीक है। और मैं अब बताओ हल क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि हल करा चुका हूँ। और खाली जगह वाले सवालों को मैं वापस अभी वीडियो में आने वाला हूँ, वापस एक बार से मॉडल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला था हमारा MCQ वाले, दूसरे थे हमारे खाली जगह वाले। उसके बाद तीसरा जो सवाल है आपका, इसमें है छोटे सवाल, यानी सबक से छोटे छोटे सवालों को चुना गया है। और हर बार जो सवाल आते हैं ज़्यादातर वही सवाल रिपीट होते हैं, घुमा फिरा का वही सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, मैं हमेशा से देख चुका हूँ कंटिन्यू, इसलिए मैंने छोटे छोटे सवाल भी इसमें शामिल किए हैं, वो मैं आपको वीडियो में आगे बता देता हूँ, ठीक है। तो आपसे 6 तो पूछी जाएगी क्या खाली जगह, 12 पूछी जाएंगी MCQ, 6 पूछी जाएंगी खाली जगह, और तीसरे सवाल में आपसे वापस 12 पूछे जाएंगे एक एक नंबर के सवाल, छोटे छोटे सवाल, ठीक है। बताते हैं, वीडियो पे चल रहा हूँ वापस। इसके बाद है हिस्सा ब। अब इसमें आपसे गैर इक़्तिबास पूछा गया है, एक ऐसा इक़्तिबास जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, गैर दरसी इक़्तिबास आपसे पूछा गया है। और इस इक़्तिबास के जो सवाल हैं छोटे छोटे 2-2 नंबर के, इन सवालों के जवाब बच्चों इसी इक़्तिबास को पढ़कर ही देना है, इस पैसेज में ही इसका जवाब है। आपको इसको याद करने वाली चीज़ नहीं है कि सवाल कहाँ से आ गए, गरीब आदमी कहाँ रहता था, अक्सर गरीब आदमी का कोई चैप्टर नहीं था, तो बच्चों किसी चैप्टर से नहीं है, बल्कि इसका जवाब आपको इस पैसेज को ही पढ़कर देना है, ठीक है। अगला देखिए, इसके बाद अगला सवाल है, अब जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ये लिखा है नोट मंदरजा झेल सवालात के जवाब मुख्तसर तहरीर कीजिए। यानी 8 नंबर का जो सवाल है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये जो 16 तक के जितने भी सवाल हैं, ये सभी कौन से हैं बच्चों? ये है ग्रामर वाले। कौन से हैं? ग्रामर वाले। अब ग्रामर के सवाल आपसे कौन से पूछे जाएंगे, क़वायद के सवाल कौन से पूछे जाएंगे, इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। और इस बार आपके पेपर में कौन कौन से क़वायद आने वाले हैं, उनका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सवाल नंबर 17, यानी हिस्सा जीम। मंदरजा झेल इक़्तिबास का मतलब लिखते हुए सियाक़ो सिबाक़ का हवाला दें। यानी आपको दो पैसेज दिए जाएंगे, 2 इक़्तिबास दिए जाएंगे, आपको इनकी तशरीह करनी है, आपको बताना है कौन से चैप्टर से लिया गया है, और आपको एज इट इज़ जैसा लिखा है इसी को वापस अपनी ज़बान में वापस लिखना है। हमारे एक और बेतकल्लुफ़ दोस्त हैं, वो जहाँ कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफ़ा करने के बजाय बगलगिर हो जाते हैं। तो बताइए कौन सा चैप्टर है ये? बेतकल्लुफ़ी चैप्टर है। किसने लिखा है? कन्हैयालाल कपूर ने। तो आपको लिखना है सियाक़ो सिबाक़ या मंदरजा वाला इक़्तिबास हमारे निसाब के सबक बेतकल्लुफ़ी से लिया गया है, इसके मुसन्निफ़ कन्हैयालाल कपूर हैं, ठीक है। अगर आपको ये, और उसके बाद आपको तशरीह में वापस यही चीज़ लिख देनी जो यहाँ पर लिखा है एज इट इज़, वापस इसी को अपनी भाषा में आसान ज़बान में वापस लिख देना है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है। अगर आपको ये मुश्किल लगता हो तो आप नीचे वाला ले सकते हैं, रज़िया ने तख्त नशीनी के बाद निहायत, तो आपको पता लग जाएगा ये कौन सा पैसेज है, ये रज़िया सुल्तान वाला पैसेज है, रज़िया सुल्तान चैप्टर से लिया गया है। इसके बाद आपको सवाल नंबर 18 पूछा जाएगा, सैयद एहतशाम हुसैन की मुख्तसर हालात ज़िंदगी लिखिए और हबीब तनवीर की मुख्तसर हालात ज़िंदगी लिखिए। ये सवाल बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो अब ये सवाल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेगा, इसका जवाब मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 19 में देखिए, सवाल नंबर 19 में क्या लिखा है, 1 और 2, ये 1 और ये 2, ये अलग गज़ल का शेर है, ये अलग गज़ल का शेर है, या तो आप इन दोनों को अलग अलग बताइए। पहले इस शेर की तशरीह करनी है आपको कि कौन सी गज़ल से लिया गया है, इस गज़ल को लिखने वाले कौन है, इसके शायर कौन है, ये बताना है। उसके बाद इस पूरे शेर की क्या करनी है, तशरीह करनी है। अगर आपको ये नहीं होता है, ठीक है, और इसके साथ साथ पहले ये भी करनी है, उसके बाद फिर ये भी बतानी ये कौन सी गज़ल का है, कौन से इसके शायर हैं, किस शायर ने इसको लिखा है, और उनका सियाक़ो सिबाक़ देने के बाद, हवाला देने के बाद आपको इसकी तशरीह भी करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि 2 ना करके अगर आपको एक ही करना है, तो आसान आपके लिए क्या है बच्चों, आसान ये है कि आप नीचे वाली जो नज़्म का बंद है, इसका आप क्या कर लें, तशरीह कर लें, कौन से शायर ने लिखी है और कौन से इस नज़्म का नाम क्या है, कौन इसके शायर हैं, और क्या इसकी क्या होगी, तशरीह होगी, ये आपको बताना है। ये सवाल मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद सवाल है सवाल नंबर 20,
हमद का खुलासा तहरीर करें, कदम बढ़ाओ दोस्तों का खुलासा तहरीर करें। दोनों में से किसी एक नज़म के बारे में पूरा डिटेल में बताना है कि शायर ने उस नज़म में आपको क्या मैसेज दिया है। सवाल नंबर 21, मरसिया की मुख्तसर तारीफ़ लिखिए। नज़म की मुख्तसर तारीफ़ लिखिए। मरसिया और नज़म के बारे में बताना है। ये मैं आपको ग्रामर वाले वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद सवाल नंबर 22, फ़र्ज़ कीजिए आपका नाम जमील अहमद है, ये क्या है, एप्लीकेशन है। और इसके बाद या में लिखा है अपने दोस्त को 10वीं जमात में अव्वल आने पर मुबारकबाद का ख़त लिखिए। तो एप्लीकेशन कौन सी आनी है और लेटर कौन सा आना है, ये मैं आपको पहले क़वायद वाली वीडियो में बता चुका हूँ। और सबसे आखिरी सवाल आपका आता है मज़मून नवीसी का, यानी निबंध लिखने का, ऐसे लिखने का, तालीम निस्वां, ईद उल फित्र और मेले की सैर, और कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं ये मैं आपको क़वायद वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ पेपर तो आपके समझ में आ गया है। हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए ये ग्रामर वापस शुरू में आइए, ढंग से देख लीजिए फटाफट एक बार। पहले एमसीक्यू वाले हम इसको नहीं पढ़ेंगे, पहले खाली जगह वाले मैं उसको आपको बता देता हूँ, फिर है छोटे सवाल वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद पैसेज आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पैसेज आपको आते ही हैं। और उसके बाद ग्रामर के सवाल वो मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। उसके बाद इक़्तिबास की तशरीह ये आपको पता ही है। उसके बाद है हालात ज़िंदगी शायरों की, वो मैं आपको बता देता हूँ। और कौन सी नज़्म और कौन सी गज़ल की तशरीह करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसके बाद जो भी सवाल हैं सभी ग्रामर के हैं, तो इन सभी को हम वापस रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अब हम चलते हैं वापस ओरिजिनल हमारे वीडियो में, कैसे कैसे हमारे सवाल आज शामिल किए गए हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम घूम फिर के पूरा मार्केट देखने के बाद वापस अपने घर पे आ गए हैं। ठीक है, ये लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात व जवाबात रिमेनिंग 70% सिलेबस, यानी जो चैप्टर हटाए गए हैं, रिड्यूस कर किए गए हैं, उन चैप्टर को हटाने के बाद कौन से आपके सवाल बचते हैं, उस तरह मैंने बारी बारी सवाल सारे छांट के एक जगह किए हैं। पहले मैंने सोचा था कि चैप्टर वाइज आपको सवाल बताऊं, लेकिन जब चैप्टर वाइज सवाल पूछे जाते हैं तो बच्चे को पता होता है कि कौन से चैप्टर का सवाल है। पेपर में कभी किसी सवाल का चैप्टर लिखा नहीं आता आगे कि कौन से चैप्टर का सवाल है, सभी मिक्सअप में आते हैं ना। कभी पहले चैप्टर से दे दिया जाता है, कभी लास्ट वाले चैप्टर से दे दिया जाता है, यही कन्फ्यूजन होती है। मैंने वही कोशिश की है, यहाँ पर सवालों को मिक्स किया है सारा, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि सवाल कब से, कौन से सवाल कहाँ से कैसे पूछ लिया जाएगा। पहले हमारा सवाल क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अबैसदे वाले, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल क्या था, खाली जगहों को पुर कीजिए। क्या था बच्चों, खाली जगहों को पुर कीजिए, खाली जगह भरें। तो अब आपके सिलेबस में कौन सी सबसे ज़्यादा खाली जगह पूछी जाती है, मैंने वो शामिल की है। आइए हम उनको बारी बारी देखते हैं। खाली जगहों को पुर कीजिए, चल तू यहाँ पे आ जा भाई। खाली जगहों को पुर कीजिए। अंबेडकर का असल नाम था क्या, भीमराव सकपाल। ये आ सकता है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तालीम हासिल करने के लिए अंबेडकर को कई का सामना करना पड़ा, किसका, रुकावटों का। अब मैं वापस लिखता, टाइम ख़राब होता है इसलिए मैंने सब चीज़ें पहले ही मैंने क्या कर दिया, टाइप कर दी है। छूत छात की ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। छूत छात की क्या होती है, लानत। क्या होती है बच्चों, लानत। समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहद ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, तालीम यानी शिक्षा ज़रूरी है। रज़िया सुल्तान दिल्ली के बादशाह की बेटी थी। बादशाह नाम क्या था बच्चों, इल्तुतमिश, या अल्तमश हो गया, इल्तुतमिश नहीं, इल्तुतमिश क्या था, इल्तुतमिश की बेटी थी। रज़िया सुल्तान की पहली मलिका थी, किसकी मलिका थी, हिंदुस्तान की या पाकिस्तान की, अरे हिंदुस्तान की बच्चों। रज़िया के शौहर का नाम था क्या, अल्तुनिया। क्या नाम था बच्चों, अल्तुनिया। तुर्क अमीरों ने रज़िया सुल्तान के भाई को तख्त पर बिठाया, किसे बिठाया, बहराम खां को। सारी दुनिया की धीमी पड़ गई, क्या धीमी पड़ गई, रफ्तार। क्यों धीमी पड़ गई थी, क्यों पड़ गई थी, काठ का घोड़ा, अगर आपने सबक पढ़ा है तो आपको पता लग जाएगा। इन खिलौनों के सामने उसका काठ का घोड़ा बेजान था और क्या था, साकित था, यानी निर्जीव था। उसने भी अपने घोड़े की टांगों के बीच फंसाकर दौड़ाने का किया, क्या किया, स्वांग किया। क्या किया बच्चों, स्वांग किया। स्वांग का मतलब होता है ढोंग किया। क्या किया बच्चों, ढोंग किया। क्या किया, ढोंग किया। वो बेजान काठ का घोड़ा उसकी से चिपक कर रह गया, किससे चिपक कर रह गया, शख्सियत से। ये खाली जगह है, गिनी चुनी सी है, ज़्यादा नहीं लिए, और इम्पॉर्टेंट है, यही वाली आएंगी, ठीक है, कोशिश पूरी रहेगी यही वाली आएंगी, इनसे बाहर नहीं आएगी। मात्र 6 आएगी और 6 में यही वाली आने वाली हैं। सुना है वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह
बादशाह शाह जमान को हिंदुस्तान पर की दावत दे रहा है। किसकी दावत दे रहा है? खाने की दावत? अरे नहीं बच्चों, किसकी दावत दे रहा है? हमले की दावत दे रहा है। वज़ीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कूट कूट कर भरी थी मोहब्बत या नफ़रत भरी थी? क्या भरी थी बच्चों? नफ़रत भरी थी। वज़ीर अली की बहुत मुश्किल है साहब। क्या मुश्किल है? गिरफ़्तारी बहुत मुश्किल है। उसके पाँव में आए तो ज़िंदगी बढ़े। उसके पाँव में क्या आए? हरकत आए। क्या आए? हरकत आए। उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी बहुत खाली जगह जो आपके समझ में आ गई होगी और आप इसको याद करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। दूसरे जो हमारे सवालात थे वो कैसे थे? मुख्तसर सवालात, एक एक लाइन के सवाल। अब आपकी किताब में तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, पर मैंने जो कोशिश की है जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो ज़्यादा एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, मैंने सिर्फ वो वाले शामिल किए हैं। आप इनको बारी बारी देखें और फटाफट याद करने की क्या करें? कोशिश करें। सवाल देखिए, शायर ने बेल बूटे को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? जवाब, क्योंकि बेल बूटे मिट्टी से ही उगते हैं और मिट्टी से उग कर वो हरे भरे हो जाते हैं, इसलिए शायर ने मिट्टी से बेल बूटे उगा कहा। कौन सा? हमद चैप्टर से है। सूरज को चश्मा क्यों कहा है? चश्मा वैसे नदी को झरने को कहा जाता है, चश्मा झरने को कहा जाता है। सूरज को चश्मा क्यों कहा? शायर ने सूरज को चश्मा इसलिए कहा है कि उससे गर्मी निकलती है और रोशनी भी जारी होती है, इसलिए उसे चश्मा कहा है। चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती हैं? जवाब, चिड़िया जो चहचहाती हैं दरअसल वो खुदा की तस्बीह करती हैं। अकबर किस ख़ानदान का बादशाह था? अकबर मुग़ल ख़ानदान का बादशाह था। ये सवाल क्या है बच्चों? IMP बोले तो इम्पोर्टेंट। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इस बार भी आपसे पूछा जाएगा। शहर में कारखाने से क्या मुराद है? कोई बुरा नहीं। कुदरत के कारखाने में, कारखाने का मतलब क्या है? शहर में कारखाने से शहर की मुराद दुनिया है जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी कारीगरी से बेशुमार चीज़ें बनाई है। जिस तरह कारखाने में चीज़ें बनती है, इसलिए दुनिया भी क्या है? कारखाना है। अगला सवाल है, किसकी नाव पार उतरती है? जवाब, जो दूसरों की नाव पार उतारता है उनकी भी नाव पार उतरती है। मतलब ये जो दूसरों की मुश्किल को आसान करता है, खुदा उनकी मुश्किल भी आसान करता है। अगला सवाल है, ए ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ सरासर। इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? जवाब, इस मिसरे में शायर कहना चाहता है कि तकल्लुफ़ बुरी चीज़ है। तकल्लुफ़ में तकलीफ़ का सामना करना ही पड़ता है, इसलिए हमें हरगिज़ तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा बेतकल्लुफ़ी ही रहना चाहिए। शायर ये बात कहना चाहता है। अगला सवाल देखिए, इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है? इंसानी ज़िंदगी की हकीकत पानी के एक बुलबुले के जैसी है। पानी के एक बुलबुले के जैसी है। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सराब की सी है। ये सवाल वहीं से लिया गया है। द्राविड़ कौन सी ज़बानें बोलते हैं? द्राविड़ तमिल और तेलुगु ज़बान बोलते हैं। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जा चुका है। शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया है? जवाब, शेर में शायर ने अपने आप को खाना ख़राब यानी एक ऐसा शख्स जिसका घर बर्बाद हो गया हो से ताबीर किया गया है। जिसका घर बार बर्बाद हो जाता है उसे खाना ख़राब कहते हैं और शायर ने इसे अपने आप के लिए कहा है। सवाल है, संस्कृत किस ज़बान की शाख है? जवाब, संस्कृत आर्याई ज़बान की शाख है। हिंद आर्याई ज़बानें कौन कौन सी हैं? बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, आसामी और उड़िया, ये हिंद आर्याई ज़बानें हैं। ये सवाल पहले इम्तहान में लास्ट ईयर एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं और वहीं से मैंने इनको चूज़ किया है, वापस आपके पूछे जा सकते हैं। सवाल है, उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली है? जवाब, उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई और ये शिमाली हिंद यानी उत्तरी भारत की प्राकृत शूरसेनी की पेट से निकली है। पेट से यानी वो पैदा तो नहीं हुई है, लेकिन कहा जाता है पेट से निकली है। सवाल, लिन शू ने बीबी से क्या कयास आरई की? कयास आरई का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। लिन शू ने क्या अंदाज़ा लगाया था? जवाब, लिन शू का पहले से ही कयास था कि आज बारिश होगी। उसने अपनी बीवी को क्या बोला था कि आज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के समाचार में नहीं देखा था, मन से बताया था उसने। अगला सवाल है, लिन शू ने लिफाफे पर क्या पता लिखा था? जवाब, लिन शू ने लिफाफे पर पता लिखने की जगह उसने लिखा था कि ये ख़त खुदा को मिले, ये ख़त खुदा को मिले। ये सवाल भी गुज़िश्ता इम्तिहानों में आपसे बहुत ही बार पूछा जा चुका है। आप इसको थोड़ा नोट करें, दिमाग में थोड़ा ज़्यादा सेट करने की
कोशिश करें। पते पर क्या लिखा था? सिर्फ लिखा था खुदा को मिले। छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा? जवाब, छूत छात की वजह से मुल्क का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत और जहालत का शिकार हो गया, यानी गरीब रहा और जाहिल रहा, यानी अनपढ़ रह गया। लीन शू बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया? उसका मकसद था कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग अपने मन तन में रवां दवा देखे। वो चाहता था बारिश को महसूस करे और रवा दवा हो, अपने तन बदन को महकाए। ज़ालाबारी से क्या नुकसानात हुए? ज़ालाबारी का मतलब क्या होता है बच्चों? ओले पड़ना। ओले पड़ने से क्या नुकसान हो गया था? ज़ालाबारी से दरख्तों पर एक पत्ता ना रहा, गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया, मटर की बेलें, पौधे और ताज़ा फूल तक जल गए। अगला सवाल है, पोस्ट मास्टर ने लीन शू का ख़त पढ़ने के बाद क्या किया था? पोस्ट मास्टर ने क्या किया था? पोस्ट मास्टर ने अपने मातहतों से लीन शू की मदद के लिए चंदे इकट्ठा करने को कहा और ख़ुद भी एक बड़ी रकम चंदे में दी। उसने क्या कहा कि हमें इस व्यक्ति के लिए, इस लीन शू के लिए क्या करना चाहिए? पैसे इकट्ठा करना चाहिए। सवाल है, भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? जवाब, जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो उसका दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई और उन्होंने बड़ी मेहनत से भारत का दस्तूर लिखा। दस्तूर का मतलब होता है संविधान। क्या होता है? संविधान। हमारा संविधान किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर ने। सवाल है, अभी आए अभी चले से शायर की क्या मुराद है? जवाब, शायर की मुराद ये है कि हम इस दुनिया में बहुत ही कम रुक सके, हमें तो और रुकना था, लेकिन अभी आए और अभी चले। शायर ने अक्ल पर फ़ख्र करने से क्यों मना किया है? क्यों भी मना किया शायर ने? शायर ने अक्ल पर फ़ख्र करने से इसलिए मना किया है कि इस दुनिया में हमारी अक्ल की नहीं चलती, आखिर वही होता है जो खुदा को मंजूर होता है, इसलिए हमें अक्ल पर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। कोई सूरत नज़र नहीं आती से क्या मुराद है? जवाब, यहाँ शायर कहना चाहता है कि उसे अपनी बीमारी के ठीक होने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है और वो हर जानिब से मायूस हो चुका है। उसे नहीं लगता कि उसकी बीमारी अब ठीक हो पाएगी। ये किसने लिखा भाई? मिर्ज़ा गालिब ने। अगला सवाल है, पहाड़ ने गिलहरी से डूब मरने को क्यों कहा है? क्यों कहा नज़्म में, पहाड़ और गिलहरी में? जवाब देखिए, पहाड़ के नज़रिए से गिलहरी एक ज़रा सी चीज़ है, फिर भी उसको बहुत गुरूर है, यानी घमंड है। साथ ही ना उसके पास अक्ल है ना शऊर, फिर भी ख़ुद को बहुत बड़ा समझती है। कौन? गिलहरी। ऐसा किसको लगता है? पहाड़ को लगता है। इसलिए उसने कहा कि तुम जाओ पानी में डूब मरो। सवाल देखिए, किन बातों से खुदा की कुदरत का पता चलता है? खुदा की कुदरत किन से नज़र आती है? जवाब, दुनिया की हर चीज़ से खुदा की हिकमत ज़ाहिर होती है। कोई भी चीज़ बेकार नहीं, दुनिया में खुदा की बनाई हुई कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। हर चीज़ से खुदा की कुदरत टपकती है, नज़र आती है। अगला सवाल है, रज़िया सुल्तान की खूबियाँ क्या थी? जवाब, रज़िया सुल्तान बहुत ज़हीन, मेहनती, अक्लमंद और होशियार थी और बहादुर भी थी। सवाल है, रुकनुद्दीन किसका बेटा था? उसे किसने मारा? जवाब, रुकनुद्दीन बादशाह इल्तुतमिश का बेटा था। उसे दहली के लोगों ने गिरफ़्तार करके मार डाला था। सवाल, बादशाह इल्तुतमिश की वसीयत क्या थी? जवाब, बादशाह इल्तुतमिश की वसीयत के मुताबिक उसकी बेटी दहली के तख्त व ताज की मालिक थी। बादशाह ने मरते मरते वसीयत की थी कि मेरे बाद मेरी बेटी रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान मुल्क की क्या बनेगी? बादशाह बनेगी, सुल्तान बनेगी। सवाल है, रज़िया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की? जवाब, रज़िया सुल्तान ने सिर्फ 3.5 साल हुकूमत की। 3.5 साल ही रही, ज़्यादा नहीं रही। सवाल है अगला, तख्त नशीनी के बाद रज़िया सुल्तान ने क्या अहद किया, यानी क्या शपथ ली, क्या प्रण किया उसने? जवाब, रज़िया ने अहद किया कि मैं अवाम की भलाई और सल्तनत की तरक्की के लिए काम करूंगी और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक ये साबित ना कर दूं कि मैं किसी मर्दों से कम नहीं हूं। लोगों को लगता था कि औरत कोई शासन नहीं चला सकती, औरत में ऐसे गुण नहीं है, औरत में ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो बादशाह बन सके, सुल्तान बन सके। तो रज़िया ने प्रण लिया कि मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगी कि सबको लगेगा कि मैं औरत होने के बावजूद किसी मर्द से कम नहीं हूँ। अगला सवाल है, रज़िया सुल्तान की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ? जवाब, रज़िया सुल्तान की फ़ौज का मुकाबला अल्तुनिया की फ़ौज से हुआ और अल्तुनिया से उनकी क्या हो गई थी? शादी हो गई थी बाद में।
अगला सवाल है, रज़िया सुल्तान ने मीर आखुर का ओहदा किसे दिया? जवाब, रज़िया सुल्तान ने मीर आखुर का सबसे बड़ा ओहदा एक हबशी गुलाम याकूत को दिया, क्योंकि वो बहुत ईमानदार और जफाकश था। क्या था? जफाकश। ये ना याकूत जो नाम है बच्चों, हबशी गुलाम याकूत, इसको क्या करेंगे आप दिमाग में फिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फिट कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि रज़िया सुल्तान ने मीर आखुर का जो पद था, मीर आखुर का जो ओहदा था, किसे दिया था? हबशी गुलाम याकूत को दे दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, बंदूक को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया है? बंदूक को काठ का घोड़ा क्यों कहा गया है? जवाब, बंदूक को काठ का घोड़ा इसलिए कहा गया है कि वो अपनी मर्जी से हिल डुल नहीं सकता। जिस तरह एक लकड़ी का घोड़ा अपने आप नहीं हिल सकता, उसी तरह बंदूक भी अपने आप नहीं हिल सकता था, ऐसी उसकी हालत हो गई थी, इसलिए उसे काठ का घोड़ा कहा गया। सवाल है, वज़ीर की बेचैनी का सबब क्या था? वज़ीर बेचैन क्यों था? अब देखिए, परीक्षा में कन्फ्यूज़न ऐसे ही होती है। यहाँ पर लिखा है वज़ीर की बेचैनी का सबब क्या था, यहाँ पर सिर्फ वज़ीर लिखा है, वज़ीर अली नहीं लिखा है। तो आपको क्या पता लगेगा? ये काठ का घोड़ा सबक में जो बंदा कार में बैठा था ना, उसके लिए कहा गया है। ये वज़ीर का मतलब वज़ीर अली नहीं है। यहीं पर होती है कन्फ्यूजन, यहीं पर परेशानी होती है। वज़ीर की बेचैनी का सबब क्या था? यानी वज़ीर कौन था? मंत्री था जो उसमें बैठा था, और ये है वज़ीर अली। तो वज़ीर और वज़ीर अली में बहुत फ़र्क है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे सारे सवाल मिक्स करके दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन रहे, आप समझें इनको अच्छी तरह से। वज़ीर की बेचैनी का सबब ये था कि उसका गैर मुल्की वफ़द से मिलने का वक्त नज़दीक आ रहा था। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आगे से रास्ता इस तरह बंद क्यों हो गया है, और उसे लेट हो रहा था। उसे किससे मिलना था? एक गैर मुल्की वफ़द से मिलना था। अगला सवाल है, वज़ीर अली के कारनामे सुनकर किसके कारनामे याद आते हैं? जवाब, वज़ीर अली के कारनामे सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आते थे। किसके कारनामे याद आते हैं बच्चों? रॉबिन हुड के कारनामे याद आते हैं। आजकल सभी को केजीएफ के कारनामे दिखते हैं, तो उसके कारनामे किसके हैं बेटा? केजीएफ के नहीं बल्कि रॉबिन हुड के हैं। ठीक है, अगला सवाल है, सआदत अली को अंग्रेज़ों ने अवध के तख्त पर क्यों बिठाया था? सआदत अली को अवध के तख्त पर अंग्रेज़ों ने क्यों बिठाया था? कारतूस सबक से है। सआदत अली एक ऐश पसंद आदमी था। उसने अंग्रेज़ों को अपनी आधी मुमलिकत और 10 लाख रुपए नकद दिया, जिसके बदले अंग्रेज़ों ने उसे तख्त पर बिठा दिया, यानी शासन संभला दिया, गद्दी पर बिठा दिया। कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार कौन था? जवाब, कर्नल से कारतूस मांगने वाला सवार वज़ीर अली था, यानी वज़ीर अली खुद था, और उसने बड़ी हिम्मत दिखाकर कर्नल के हाथ से क्या ले लिए थे? कारतूस ले लिए थे। पहाड़ और गार को निगाह में ना लाने का मतलब क्या है? देखिए, कन्फ्यूजेबल सवाल ये भी है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है पहाड़ और गार को निगाह में ना लाने का मतलब क्या है? तो सर कहो, बच्चे कहेंगे सर पहाड़ है, गिलहरी जी को हटा के गार क्यों लिख दिया? गार का मतलब होता है गुफा, गार का मतलब होता है गुफा। तो सर ये पहाड़ के बारे में है, गुफा के बारे में, गिलहरी कहाँ गई? तो बच्चे ये उस नज़म से नहीं है, दूसरे नज़म से है, कदम बढ़ाओ दोस्तों से। पहाड़ और गार को निगाह में ना लाने का मानी ये है कि तुम मुश्किलात से ना घबराओ, राह में पहाड़ या गार कुछ भी आए तुम उसकी परवाह ना करो, बस आगे चलते चलो, कि भले ही कैसी भी रुकावट आ जाए, चाहे पहाड़ आ जाए, चाहे गार आ जाए, चाहे पहाड़ आ जाए, चाहे गुफा आ जाए, तुमको अपने रास्ते से कभी रुकना नहीं है, डिगना नहीं है, आगे से आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पहाड़ ने अपनी बड़ाई में क्या कहा? पहाड़ अपना को बड़ा बताता था गिलहरी से, उसने क्या कहा था? उसने कहा था, पहाड़ ने अपनी बड़ाई करते हुए गिलहरी को नीचा दिखाया और कहा कि पहाड़ के आन बान के आगे ज़मीन भी पस्त है, यानी झुकी हुई है, नीचे है, तो उसके आगे एक गिलहरी की क्या हैसियत है, एक गिलहरी की क्या औकात है, मैं इतना बड़ा हूँ। सवाल है, गिलहरी ऐसा कौन सा काम कर सकती है जो पहाड़ के बस का नहीं? नज़्म बताएगा ना। जवाब, गिलहरी दरख्त पर चढ़ सकती है, छालियाँ तोड़ सकती है, लेकिन पहाड़ ये सब नहीं कर सकता है। पहाड़ छालियाँ तोड़ नहीं सकता, पहाड़ किसी पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, पहाड़ एक जगह पड़ा रहता है। रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की? जवाब, रघुपत ने पहरेदार की मदद इस तरह की कि वो पहरेदार को मुसीबत में देखकर खुद ही राजा के सिपाहियों के सामने हाजिर हो गया। रघुपत को जब पता लगा कि पहरेदार फंस गया है, पहरेदार को राजा ने पकड़ लिया है और राजा साहब यानी अकबर उसे सज़ा देने वाले हैं, तो वो खुद राजा के सामने क्या हो गया? हाजिर हो गया, अकबर बादशाह के सामने।
अगला सवाल है, अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हुआ यानी प्रभावित हुआ? जवाब, अकबर रघुपत की बहादुरी और ईफाई वादा से मुतासिर हुआ। अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया? अकबर ने रघुपत का दिल दरिया दिली से जीत लिया। और ये सवाल पहले भी कई बार आ चुका है, ठीक है, याद करने की कोशिश करें। नज़्म के पहले शेर में दुनिया को किस तरह की बस्ती बताया गया है? जवाब, नज़्म के पहले शेर में फरमाया कि ये दुनिया सभी तरह के लोगों के लिए तख्लीक हुई है। यहाँ अमीर और गरीब अपनी अपनी आमदनी के मुताबिक उसमें खर्च कर सकते हैं। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। इस आन करो उस आन मिले, ठीक है। आगे देखिए सवाल, कुछ देर नहीं अंधेर नहीं से शायर की क्या मुराद है? जवाब, इससे मुराद यहाँ है कि यहाँ किसी चीज़ का बदला मिलने में बिल्कुल देर नहीं होती। इंसान को उसके कामों का बदला हाथों हाथ मिल जाता है, यानी नेकी का बदला नेकी और बदी का बदला बुराई की शक्ल में इंसान को मिल जाता है। यही शायर का इससे मतलब है। लिंशु ने खुदा के नाम ख़त में क्या लिखा? जवाब, लिंशु ने खुदा के नाम ख़त में लिखा कि या रब्बी, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुनबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएगा। उसने खुदा को लिखा कि इस वक्त उसे 100 रुपये की अशद ज़रूरत है ताकि वो अपने खेतों की हालत और दोबारा ठीक कर सके और उनमें बुवाई कर सके और फसल की कटाई तक ज़िंदा भी रह सके, क्योंकि ज़ालाबारी ने सारी फसल तबाह कर दी। ये सब बातें उसने खुदा के ख़त में लिख दी थी। अब बताइए, ख़त एक बार लिख दिया था, उसके पास पैसे कम आए थे तो उसने दोबारा ख़त लिखा था। दोबारा ख़त में क्या लिखा था अभी आप खुद बताएंगे, ठीक है। किताब पढ़िएगा, सवाल ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था? उनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? जवाब, डॉक्टर अंबेडकर का असल नाम भीमराव सकपाल था। अब देखिए, ये जो सवाल मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिया है, तो ये हो सकता है यही सवाल आपको क्या कहाँ दे दिया जाए, खाली जगह में दे दिया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का असल नाम डॉट 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 करके था, डैश लगा दिया जाए। तो आपको लिखना है भीमराव सकपाल। क्या था? भीमराव सकपाल था। उनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। महाराष्ट्र के महार ख़ानदान से था। गिलहरी ने पहाड़ को क्या जवाब दिया? जवाब, गिलहरी ने पहाड़ की बातें सुनकर पहाड़ को मुंह संभालने के लिए कहा और कहा कि इन कच्ची बातों को दिल से निकाले। उसने कहा कि मैं अगर तुम्हारी तरह बड़ी नहीं तो हूँ तो क्या हुआ, खुदा के कारखाने में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, उसने सबको अलग अलग काम के लिए बनाया है। ये बात किसने कही थी? गिलहरी ने पहाड़ को जवाब में दी थी। बुंदू की सुस्त रफ्तारी का असर किन लोगों पर हुआ? बुंदू धीरे धीरे चल रहा था, काठ का घोड़ा जो सबक सवाल है, बुंदू धीरे धीरे चल रहा था तो इस बात का किस किस पर फ़र्क पड़ गया? जवाब, मुल्क के बड़े बड़े कारखानेदार, कारोबारी, दफ्तरों के अफसर, दुकानदार, वर्दियों वाले फ़ौजी और पुलिस वाले, सफ़ेद कॉलर वाले बाबू, आम आदमी, सौदा सल्फ ख़रीदने के लिए घरों से निकली औरतें, स्कूलों और कॉलेजों के बच्चे, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, सभी के सभी ठहर गए। लगता है जैसे बुंदू की सुस्त रफ्तारी की वजह से सारे शहर, बल्कि एक तरह यूँ कहा जाए कि सारे मुल्क, सारी दुनिया की रफ्तार क्या पड़ गई? धीमी पड़ गई है। समझ गए बात? आपको सभी के नाम लिखने हैं। पैरों में पहिए लगवाने से बुंदू की क्या मुराद है? बुंदू ने कहा मेरे पैरों में भी पहिए लगवा दो। इससे क्या मतलब था उसके कहने का? जवाब, पैरों में पहिए लगवाने से बुंदू की मुराद ये थी कि जो लोग तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं उनको चाहिए कि वो मुझे अपनी तरह तेज़ बना दे। अपनी तरह क्या करें? तेज़ बना दे, ऐसा बुंदू चाहता था। कदम बढ़ाओ दोस्तों नज़्म के ज़रिए शायर ने क्या पैगाम दिया है? बशर नवाज़ की ये नज़्म है, इसमें शायर क्या कहना चाहता है? जवाब देखिए, इस नज़्म में शायर ने पैगाम दिया है कि तुम अपनी मंजिल को पाने के लिए मुसलसल आगे बढ़ते रहो, कामयाबी की सिमत अपने कदम बढ़ाते रहो, राह में आने वाली मुश्किलों की परवाह ना करो और अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। इस मुल्क के चमन को गुलजार बना दो और चारों जानिब कामयाबी के झंडे गाड़ दो। शायर इस नज़्म में अपने मुल्क की एक रविश को कहकशां बनाने और उस चमन को गुलजार बनाने की तरगीब देता है। शायर कहता है इस मुल्क को आगे बढ़ाने का, इस मुल्क को तरक्की देने का काम किसका है? तुम्हारा है। तो तुम रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को
हर मुश्किल को, हर बाधाओं को तोड़ते चलो, काटते चलो और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते चलो। ये थे हमारे छोटे छोटे सवालात। ठीक है, अब है बात हालात ज़िंदगी की। इसके बाद ग्रामर के सवाल थे, उसका वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद सवाल थे पैसेज वाले। पैसेज सवाल कुछ करा ही नहीं सकते आपको, पैसेज तो आपको हर बार नए नए दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पैसेज तो पढ़ रहे हैं, उसी के जवाब उसी से देने हैं। अब जो सवाल आएंगे वो आएंगे हालात ज़िंदगी से। किससे पूछे जाएंगे बच्चों? हालत ज़िंदगी। यहाँ पर मैंने 5 हालात ज़िंदगी शामिल की है। 5 में से 3 इंपॉर्टेंट है, आपको 5 ही पढ़नी है, पर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा अच्छी तरह से याद करके जाना। अब इनको लिखते कैसे हैं और याद करते कैसे हैं, आइए मैं कोई समझा देता हूँ एक बार। सवाल आएगा, इस्माइल मेरठी की हालात ज़िंदगी तहरीर करें, या इस्माइल मेरठी की हालात ज़िंदगी पेश करें, इजहार ख्याल करें। किसी भी तरह से सवाल पूछा जा सकता है। आपको क्या करना है, आपको अपना सवाल बड़ा बड़ा दिखाना है। कैसे दिखाना है? बड़ा बड़ा दिखाना है, लगना चाहिए एग्जामिनर को कि आपने बहुत लंबा चौड़ा सवाल लिखा है, जवाब बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? इस तरह ना 4-5 लाइनें कवर करेंगे, 4-5 लाइनें कवर करेंगे। अगर आप एक साथ लिख देंगे कंटिन्यू तो क्या हो जाएगा, सारा मामला एक लाइन में ख़त्म हो जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे, 4-5 लाइनें बड़ा बड़ा लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे नाम मौलाना इस्माइल मेरठी, तखल्लुस इस्माइल, पैदाइश 1844, वफ़ात 1917। 1844 में पैदा हुए थे, 1917 में इनकी वफ़ात हो गई थी, इंतकाल हो गया था। इस तरह हमने 4 लाइन क्या कर दी, कवर कर दी। हमें बस ये 4 लाइन तो याद करनी ही करनी है। अब 4 में भी एक लाइन तो आपको दी हुई है सवाल के अंदर ही, इस्माइल मेरठी, तखल्लुस इनका मेरठी था, नाम इनका मौलाना इस्माइल मेरठी था। ठीक है, समझ में आ गई। ये 2 लाइन तो आपको याद है, ऊपर से देख के लिखनी है। एक पैदाइश और एक वफ़ात आपको क्या करनी है, याद करनी है। और चूँकि मैंने आगे लिखा है IMP, क्या लिखा है बच्चों? IMP, इसका मतलब ये वाला तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, इसके बारे में सवाल आ सकता है, इसके बारे में सवाल आ सकता है। अब जब ये 4 लाइन आप लिख लोगे तो अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा और 2-3 लाइनें हम और ऐड करेंगे। क्या करेंगे, हमने जो पहली लाइन यहाँ लिखी ना 2 टुकड़ों में, इसी को आगे लिखेंगे, पूरा नाम मोहम्मद इस्माइल मेरठी है। यही बात हमने यहाँ लिखी ना, इसको वापस लिख दें, पूरा नाम मोहम्मद इस्माइल मेरठी है। इसी बात को दोबारा लिख देंगे। ठीक है, तखल्लुस भी इस्माइल है, ये हम यहाँ लिखा था, इसको आप लिख दिया तखल्लुस इस्माइल है। फिर लिखें पैदाइश मेरठी, मेरठ में पैदा हुए। अब जाहिर सी बात है, मेरठी है तो कहाँ पैदा हुआ? मेरठ में पैदा हुए। तो अपनी एक लाइन और बढ़ा दी, यानी हमें कंटेंट बढ़ना चाहिए, जो हम लिख रहे हैं वो बढ़ना चाहिए। इसके बाद क्या लिखा है, इस लिए मेरठी कहलाए, इसलिए क्या कहलाए? मेरठी कहलाए। इस्माइल मेरठी 1944 ईस्वी में पैदा हुए। अब ये देखो पूरी लाइन कवर हो गई है ना। ऊपर हमने सिर्फ शॉर्ट में लिखा 1844 लिखा था, सॉरी 1844 लिखा था, और यहाँ पर पूरी लाइन कवर। इस तरह हम 2-3 लाइन और कवर कर लेंगे। ठीक है, उन्हें बचपन में ही पढ़ने लिखने का शौक़ हो गया था। तो पहले हम नाम बताएंगे, फिर तखल्लुस बताएंगे, फिर कब पैदा हुए थे और कब इंतकाल हुआ था, कब उनकी वफ़ात हुई थी। इस तरह 1, 2, 3, 4 लाइन तो हम ऐसे ही कवर कर लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, 2 लाइन वापस कवर कर देंगे, उसी बात को वापस लिखेंगे कंटिन्यू, कब पैदा हुए थे, कब इंतकाल हुआ था, पूरा नाम क्या था। ये हम बार बार लिख के वापस बात को फैला के 2 लाइनों में कवर कर देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उन्हें बचपन ही में पढ़ने लिखने का शौक़ हो गया था। उन्होंने बच्चों की दिलचस्पी और पसंद के मुताबिक कई खूबसूरत नज़में लिखी हैं। पढ़ने लिखने का शौक़ हो गया था बचपन में ही, इसलिए बच्चों के लिए बहुत सारी क्या लिखी है, नज़में लिखी। आपकी भी नज़म दी गई है, और कई उर्दू पढ़ाने की किताबें लिखी हैं। ठीक है, और आज तक वो किताबें मदरसों स्कूलों में शौक़ से पढ़ाई जाती है, जैसा कि आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है, उन्हीं का पाठ है। समझ में आ गई बात। इसलिए इस्माइल मेरठी आज भी उर्दू दुनिया में मशहूर हैं। अरे भाई, मशहूर है तभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है। आम आदमी होता, फेमस नहीं होते तो आपकी किताब में शामिल क्यों करते? अरे नज़में मैं भी लिखता हूँ, पर मेरी नज़में किताब में नहीं आती ना, क्योंकि मैं फेमस नहीं हूँ, है ना। तो आप इस तरह 4 लाइन पूरी कवर कर लेंगे। मैं समझता हूँ एक बार में आपको याद हो जाएगा। भाई कहाँ भाई वापस शुरू में आओ, ढंग से समझो। भाई 18 पहले लिख देंगे नाम, पहले लिखेंगे नाम, फिर लिखेंगे तखल्लुस, फिर पैदाइश, फिर वफ़ात। इसी बात को, इन 4 लाइन को हम क्या करेंगे, वापस डिटेल में बयान कर देंगे, वापस डिटेल में बयान कर देंगे। भाई कब क्या नाम था, क्या तखल्लुस था, कब पैदाइश हुई थी और कहाँ हुई थी। मेरठ में हुई थी, इसलिए मेरठी कहलाए। आसान है। 1844 में पैदा हुए थे। बचपन से ही पढ़ने लिखने का शौक़ था, बचपन से ही था, इसलिए बच्चों के लिए क्या लिखी, किताबें लिखी है, और बहुत सारी नज़में लिखी है, जो आपकी एक आध नज़म आपकी किताब में भी शामिल है। ये बात आप भी लिख सकते हो। और कई उर्दू पढ़ाने की किताबें भी लिखी है, किताबें भी लिखते थे उर्दू पढ़ाने के लिए, और आज तक वो किताबें स्कूलों में मदरसों में शौक़ से पढ़ाई जाती हैं, और वो आपकी किताब भी पढ़ाई जा रही है।
ठीक है। इसलिए इस्माइल मेरठी आज भी उर्दू दुनिया में बहुत मशहूर हैं, इसलिए आपको शामिल की गई है। और इसीलिए इस्माइल मेरठी को बच्चों का पसंदीदा अदीब और शायर कहा जाता है। उनका इंतकाल 1917 ईस्वी में हुआ। ये बात हमने लास्ट में और जोड़ दी। वही बात जो मैंने 4 लाइन लिखी उसको आपको वापस फैला कर 4 लाइन कवर करना है। इतना लिख दोगे आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे बिना किसी झंझट के। याद हो जाएगा, पक्की बात याद हो जाएगा। अब आते हैं बेटा हम दूसरे नाम पे। दूसरा नाम है कन्हैया लाल कपूर की सवाने हयात लिखी है। ये IMP नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, हो सकता आ ही जाए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नाम क्या, कन्हैया लाल कपूर। तखल्लुस होता ही नहीं है क्योंकि मुसन्निफ़ है, शायर नहीं है। पैदाइश 1910 में। अब मैं इस लाइन को एक लाइन और बढ़ा सकता था। पैदाइश की जगह तो क्या लिख देंगे, पाकिस्तान के शहर लाहौर में। एक लाइन और बढ़ जाती, एक लाइन क्या हो जाती और बढ़ जाती, 1 2 3, यहाँ पे एक लाइन 4 हो जाती। वफ़ात 1980 में। वफ़ात कहाँ हुई, पंजाब में। एक लाइन और बढ़ जाती पंजाब में। हम 1 2 3 4 5 1 2 लाइन कवर कर लेते। पहले लिख देते सिर्फ 1910, दूसरे में लिख देते लाहौर, तीसरे में लिख देते 1980 और चौथे में लिख देते पंजाब, ठीक है। इस तरह क्या होता है, ये बातें सारी 4-5 लाइनें बढ़ जाती। अब हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, बात को रिपीट करेंगे वापस। कन्हैया लाल कपूर पाकिस्तान के शहर लाहौर में 1910 ईस्वी में पैदा हुए। आप अब टुकड़े करके भी लिख सकते हो। कन्हैया लाल कपूर पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए। उनकी विलादत, उनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था, है ना। और वहीं पर तालीम व तरबियत हुई और फिर लाहौर ही में वो अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद मुकर्रर हुए। भाई जहाँ पर पैदा हुए वहीं तो पढ़ाई ही करेंगे ना बच्चों। या मैं पैदा इंडिया में हुआ हूँ तो अफ़गानिस्तान में पढ़ाई थोड़ी करूँगा। तो पैदा कहाँ हुए थे, लाहौर में हुए थे, तो वहीं पर उन्होंने तालीम व तरबियत वहीं से हासिल करी। आज याद हो जाएगा ना। और अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद मुकर्रर हुए, यानी अंग्रेज़ी के आप क्या बने बच्चों, मास्टर बने, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, मुल्क के तकसीम होने के बाद, यानी मुल्क के बंटवारे के बाद, हिंदुस्तान के विभाजन के बाद कन्हैया लाल कपूर पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान के शहर पंजाब में आ गए और पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज में मोगा में प्रिंसिपल बन गए। पहले क्या थे, टीचर थे, बाद में हिंदुस्तान आ गए क्या बन गए, प्रिंसिपल बन गए। पाकिस्तान छोटा, हिंदुस्तान बड़ा है, तो छोटे थे तो मास्टर थे, बड़ा शहर में आ गए तो प्रिंसिपल बन गए। वही उनका इंतकाल हो गया 1920 में उनको हुआ। कन्हैया लाल कपूर ने तंज़ो मिज़ाह के खूबसूरत और दिलचस्प मज़ामीन लिखे हैं। ये 2 वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। तंज़ो मिज़ाह क्या है, तंज़ो मिज़ाह कहते हैं हास्यात्मक व्यंग्य को कहते हैं, ठीक है। वो हमारे सामने कई चीज़ों और बातों पर बहुत होशियारी के साथ तंज़ो मिज़ाह पैदा करते हैं। कन्हैया लाल कपूर की तहरीरों में बहुत रवानी और तासीर है। इसमें कोई शक नहीं कि वो उर्दू अदब के बहुत मशहूर और नामी गिरामी कलमकार हैं। देखिए कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको याद नहीं है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आपको सिर्फ क्या याद करना है, आपको याद करना है ये 4 लाइन याद करनी है। कन्हैया लाल कपूर 1910 में पैदा हुए, पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए। 1980 में इनकी वफ़ात हो गई, यानी इंतकाल हो गया। और पंजाब यानी हिंदुस्तान में आकर इनका इंतकाल हुआ। पहले टीचर थे, पाकिस्तान से टीचर थे, हिंदुस्तान आकर क्या बन गए, प्रिंसिपल बन गए। ये जो भी लिखते हैं क्या लिखते हैं, तंज़ो मिज़ाह लिखते हैं। क्या लिखते हैं, तंज़ो मिज़ाह के मज़मून लिखते हैं और पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा दिलचस्प होते हैं। ये बातें आपको लिखनी है। 1-2 लाइन आप मन से ऐड भी कर सकते हैं, 1-2 लाइन आप कम बत्ती भी कर सकते हैं, चलेगा, आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद करना आपके लिए बेहतर है। एग्ज़ाम आ जाए तो कहना मत सर ने बोला था नहीं आएगा, सर ने कन्फ्यूजन में डाल दिया था। अब जो तीसरा नाम है हमारा सवाने निगारी में, जिनकी हालात ज़िंदगी याद करनी है, उनका नाम है सैयद एहतशाम हुसैन। कौन है, सैयद एहतशाम हुसैन। और मैंने इस सवाल के आगे भी क्या लिखा है बच्चों, IMP लिखा है, मतलब इम्पॉर्टेंट लिखा है। क्या लिखा है, इम्पॉर्टेंट। ये भी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब आपको क्या करना है, हमेशा की तरह मैं चाहता तो इनको बहुत फैला कर लिख सकता था, पर मैंने शॉर्ट में कर दिया है। आपको उनको टुकड़े करने हैं और आपको क्या करना है, इनकी लाइनें बढ़ा देनी है। जो मैंने 2 लाइन 3 लाइन कवर की है, आपको 4 लाइन 5 लाइन कवर करनी है और ज़्यादा बड़ा लिखना है, ठीक है, ताकि लगना चाहिए आपको उत्तर, आपका जवाब बहुत बड़ा है, कॉपी में बहुत लाइनें घेर रहा है, ठीक है। असल नाम सैयद एहतशाम हुसैन, पैदाइश 1912, इतना ही लिख दोगे बहुत है। फिर अगली लाइन लिखेंगे, पैदाइश कहाँ हुई, UP के शहर आज़मगढ़ में, आज़मगढ़ कस्बा माहिल में। वफ़ात कहाँ हुई, 1972 में। वफ़ात कब हुई, 1972 में इनका इंतकाल हो गया था, ठीक है। अब इसी बात को हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह रिपीट करेंगे। सैयद एहतशाम हुसैन 1912 में UP के शहर आज़मगढ़ के पास कस्बा माहिल में पैदा हुए।
उन्होंने इब्तदाई तालीम व तरबियत आज़मगढ़ में हासिल की। भाई पैदा कहाँ हुए थे? आज़मगढ़ में, तो वहीं हासिल करेंगे ना। हाँ, फिर इलाहाबाद आ गए। कहाँ चले गए? इलाहाबाद। जैसे कन्हैयालाल कपूर थे, पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लाहौर में पैदा हुए थे, वहीं पढ़ाई करी। उसके बाद कहाँ चले गए? हिंदुस्तान के पंजाब में चले गए। ऐसे ये जनाब भी कहाँ थे? पहले आज़मगढ़ में पैदा हुए थे, यूपी में, और उसके बाद कहाँ चले गए? इलाहाबाद आ गए। सैयद एहतशाम हुसैन को सबसे ज़्यादा शहरत और मकबूलियत तनकीद के मैदान में हासिल है। बस ये नाम याद रखना है आपको। इस्माइल मेरठी जो मैंने पहले पढ़ा है वो तो थे बच्चों के शायर हैं। कौन शायर है? बच्चों के शायर हैं। फिर पढ़ा हमने कन्हैयालाल कपूर, उनके लिए वर्ड याद रखना, तंज़ो मिज़ाह। वो क्या लिखते हैं? तंज़ो मिज़ाह के मजमून लिखते हैं। अब आया एहतशाम हुसैन, तो ये क्यों फेमस है? तनकीद के लिए। किसके लिए? तनकीद के लिए। तनकीद कहता है आलोचना करने, हो किसी भी चीज़ में, किसी भी लेखन में अच्छे बुरे की पहचान करना तनकीद कहलाता है। ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे बहुत डिटेल में। तनकीद के मैदान में हासिल हुई। तनकीद के मौजू पर उन्होंने कई मज़ामीन और कई किताबें लिखी। उन्होंने यूरोप के सफ़र भी किए। छोटी उम्र के बच्चों के लिए उन्होंने उर्दू की कहानी के नाम से एक तारीख़ी किताब लिखी। उनका अंदाज़ बयान दिलचस्प है, उसमें खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब है। उन्होंने जो भी लिखा है फ़ायदेमंद मौज़ूआत पर ही लिखा है। 1972 में इंतकाल हुआ। ये लास्ट में आपको लिखना है। अब देखिए बच्चे, कॉमन बात देखिए, बहुत काम की बात देखिए। ये जो यहाँ लिखा ना, उनका अंदाज़ से बयान दिलचस्प है, उसमें खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब है। उन्होंने जो भी लिखा है फ़ायदेमंद और मौज़ूआत पर लिखा है। ये जो 2 लाइन 3 लाइन है ना बच्चों, उसको याद करके अगर आप हर शायर के अंदर, हर मुसन्निफ़ में डालोगे तो भी चल जाएगा। आपको कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। हालांकि ऐसे ट्रिक नहीं करनी चाहिए, पर आप ये जो 2 लाइन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उनका अंदाज़ से बयान से लेकर पर ही लिखा है, यहाँ तक ये लाइन अगर आप कॉपी कर लोगे ना और सभी में डाल दोगे, कोई भी किसी की भी अगर आपसे पूछा जाए हालात ज़िंदगी और ये सभी में लिख दोगे, तो आपका कोई भी इसको गलत करने वाला नहीं है। उनका अंदाज़ से बयान दिलचस्प है, उसमें खूबसूरत अल्फाज का इंतखाब है। उन्होंने जो भी लिखा है फ़ायदेमंद और मौज़ूआत पर ही लिखा है, और बाद में इंतकाल का वो ही लिख दिया। ठीक है, हर लेखक के साथ, हर मुसन्निफ़ के साथ, हर शायर के साथ हमने एक एक चीज़ क्या की? ऐड की है। एक एक लफ्ज़ याद करना है। इस्माइल मेरठी कौन है? बच्चों के कवि है। कन्हैयालाल कपूर कौन है? तंज़ो मिज़ाह लिखते हैं। और एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन कौन है? तनकीद निगार हैं। ठीक है, अब जो मैंने अगला नाम लिया है बच्चों, वो है रतन सिंह। कौन है? रतन सिंह की हालात ज़िंदगी पेश करें। और यहाँ भी मैंने लिखा है IMP। मैंने कहा ना 5 में से 3 IMP है और 2 आप नहीं याद करें तो भी चलेगा, पर आपको याद रखना है। हमेशा की तरह जवाब बढ़ाने के नाम रतन सिंह हो गया। पैदाइश 1927। पैदाइश की जगह क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन लिख देंगे ज़िला सियालकोट, कस्बा दाऊद, पाकिस्तान में। ये भी कहाँ पैदा हुए थे? पाकिस्तान में। भाई रतन सिंह, सिंह से क्या पता लगता है? सरदार हैं, है ना। तालीम मकामी स्कूल से मैट्रिक तक हासिल करी। ये भी आप लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, वतन की तकसीम के बाद, यानी मुल्क के बंटवारे के बाद, हिंदुस्तान के विभाजन के बाद, हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। 2 टुकड़े होने के बाद रतन सिंह हिंदुस्तान चले आए। पैदा कहाँ हुए थे? पाकिस्तान में। तो कहाँ चले आए? हिंदुस्तान चले आए और ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत करने लगे। मुलाजमत के दौरान रतन सिंह हिंदुस्तान के कई मुख्तलिफ शहरों में रहे। रतन सिंह को शुरू ही से अफसाना निगारी का शौक़ था। रतन सिंह ने कई कहानी लिखी। रतन सिंह को अफसाने की दुनिया में बहुत शोहरत मिली। रतन सिंह के कई अफसानवी मजमूए शाया हुए। उनके 2 मशहूर नावल भी हैं। उन्होंने दूसरी ज़बानों के मज़ामीन के तर्जुमे भी किए हैं और कुछ नज़में वगैरह भी लिखी हैं। उनका नस्र में अंदाज़ बयान बहुत साफ़ सुथरा, सादा, दिलकश, आसान और सहल और ख़ूबसूरत है। उनकी अवामी नस्र निगारी वाक़या में काबिल तारीफ़ है। अब ये लाइन अगर आपको याद नहीं रहती बच्चों, मान लो ये लाइन मैं काट देता हूँ, मान लो ये लाइन मैंने काट दी, ये लाइन मैंने काट दी और ये लाइन भी मैंने चलो काट दी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? आपको सिर्फ याद रखना है रतन सिंह का नाम आए तो हमें याद रखना है रतन सिंह कौन है? भाई अफसाने लिखते हैं। रतन सिंह क्या लिखते हैं बच्चों? अफसाने लिखते हैं। उनका नाम अफसाने से जोड़ देना है। और उसके बाद क्या लिखना है? उनका अंदाज़ बयान बहुत साफ़ सुथरा था, सहल था। वो जब मैंने पहले लाइन बताई ना, वो लाइन अगर आप कॉपी पेस्ट कर दोगे ना यहाँ पर तो भी चलेगा। और लास्ट में इनका इंतकाल की डेट लिख दोगे, लेकिन शायद इनका इंतकाल अभी तक हुआ नहीं है, ये ज़िंदा हैं अभी। शायद 1927 में इनका जन्म हुआ था। चलिए एक और देखते हैं। मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की हालात ज़िंदगी तहरीर करें। IMP मैंने नहीं लिखा है तो इतना ज़्यादा चांसेस के नहीं हैं। असल नाम मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़,
तखल्लुस ज़ौक़, मोहम्मद इब्राहिम, ज़ौक़ नाम नहीं इनका, ठीक है, इब्राहिम नाम है, तखल्लुस इनका ज़ौक़ है। पैदाइश 1788 में, कहाँ पर हुई? दिल्ली में। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में। वफ़ात कहाँ हुई? 1854 में उनका इंतकाल हो गया था। अब इसी बात को हम क्या करेंगे? वापस रिपीट करेंगे। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ 1788 ईस्वी में पैदा हुए। ज़ौक़ उनका तखल्लुस है। जैसा मैंने ऊपर लाइन में बताया ना, 2 लाइन में, उसी को हम वापस रिपीट करना है ताकि हमारा जवाब क्या लगे? बड़ा बड़ा लगे। हमने ज़्यादा लिखा है, पता नहीं एक ही बात को हम डबल लिख रहे हैं, और एग्जामिनर इस चीज़ को गलत नहीं करने वाला, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। उन्होंने बाकायदा तालीम और तरबियत हासिल नहीं की थी, मगर अपनी काबिलियत और जहानत से आला दर्जे के शायर बन गए। वो खुद शाह नसीर के शागिर्द हुए और आगे चलकर आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी रहे। उन्होंने तरह तरह की शायरी की, मगर सबसे ज़्यादा शोहरत कसीदा निगारी में हासिल हुई। उसके बाद उन्होंने गज़ल में बुलंद मकाम हासिल किया। बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें मलिकुश्शुअरा और ख़ाक़ानी हिंद का खिताब अता किया। उनकी ज़बान में अरबी फ़ारसी के अल्फाज बहुत हैं, मगर अंदाज में रवानी है। 1854 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ, जो हम हमेशा लास्ट में लिखते हैं कब हुआ, ठीक है। क्या याद करेंगे? पहले पैदाइश कहाँ हुई, फिर इंतकाल कहाँ हुआ, दोनों चीज़ें याद हो गई। अब ये क्या लिखते हैं? ये कसीदा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? ज़ौक़ का नाम आने पर हम क्या याद रखेंगे? कसीदा निगारी। क्या याद रखेंगे? कसीदा लिखा करते हैं। नज़्म की सिनफ़ कसीदा निगारी लिखते हैं। इनके उस्ताद का नाम क्या था? शाह नसीर इनके उस्ताद थे। और बहादुर शाह ज़फ़र ये मुग़ल बादशाह हैं। कौन है? बहादुर शाह ज़फ़र इनके उस्ताद रहे, खुद उस्ताद रहे, उनको सिखाते थे गज़लें कैसे लिखते हैं, नज़्म कैसे सिखाते थे, ठीक है। और चूँकि बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह थे, इसलिए उन्होंने इनको क्या दिया? मलिकुश्शुअरा और ख़ाक़ानी हिंद का खिताब अता किया। ये आपको हो सकता है खाली जगह पुर करो में भी ये लाइन आ सकती है कि बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें मलिकुश्शुअरा और ... का खिताब अता किया। तो यहाँ लिखेंगे ख़ाक़ानी हिंद, ठीक है। वो अरबी और फ़ारसी के बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते थे और 1854 में इनका इंतकाल हो गया था। तो बच्चों इस तरह क्या होता है, हमारा खेल का जो पड़ाव है लास्ट में आ जाता है। अब हमारा सबसे आखिरी सवाल है तशरीह। क्या है बच्चों? तशरीह। अब आपको इस बार सिलेबस में 4 यानी 2 गज़लें दी गई है और 4 नज़्म दी गई है, ठीक है। अब 2 और 4 गज़लों में, उन नज़मों में कौन सी इम्पॉर्टेंट है और किसका आपसे तशरीह करवाया जा सकता है? तो जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं को शामिल किए, उन्हीं शेरों को छाँट के लिखा है। सबको मैंने शामिल यहाँ पर नहीं किया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा याद करने का पर लोड नहीं पड़े। अगर मान लो आपको इम्तिहान में दे दिया जाए, हस्ती अपनी हुबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है, इसकी क्या करें? तशरीह करें। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सियाक़ व सिबाक़। ये गज़ल हमारी किताब में शामिल है और सबक गज़ल से लिया गया है। इसके शायर का नाम मीर तकी मीर है। क्या है ये? सियाक़ व सिबाक़। जब ये शेर लिखेंगे तो सियाक़ व सिबाक़ भी लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? तशरीह। क्या करेंगे? तशरीह। मीर ज़िंदगी की हकीकत पर रोशनी डालते हुए इस शेर में कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, एक बुलबुले के मानिंद है कि जो पल में ख़त्म हो जाता है। उसकी सारी नुमाइश और रंगीनी शराब की मानिंद है, यानी धोखा है। यानी जो भी लिखा है ना, हमको उसको वापस अपनी ज़बान में लिखना है। शायर क्या लिखते हैं ऊपर, वापस देखिए। मैं हर बात को इसे डिटेल में समझा चुका हूँ पहले। हस्ती अपनी हुबाब कैसी है, ये नुमाइश शराब कैसी है। यानी इंसान की हस्ती कैसी है? हुबाब के जैसी है, एक पानी के बुलबुले के जितनी ही इंसान की क्या है? औकात है। ये नुमाइश शराब कैसी है, और ये जो भी रंगीनियाँ इंसान को दिखती है, ये सभी रंगीनियाँ क्या है? धोखा है। एक क्या है? धोखा है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब किसी है। अगर ये शेर आ जाए तो क्या करने में? तशरीह करनी है बच्चों। सियाक़ व सिबाक़, ये गज़ल हमारी किताब में शामिल है और सबक गज़ल से लिया गया है। इसके शायर का नाम मीर तकी मीर है। हो गया। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब किसी है। शायर महबूब की खूबसूरती का तज़किरा कर रहा है और होंठों को नाजुक होना खूबसूरती की दलील है। आप शायर कहता है कि मेरे महबूब के होंठ इतने नरम और नाजुक हैं कि उनका बयान मुश्किल है, उन्हें गुलाब की पंखुड़ी कहें तो बजा है। यानी मेरे महबूब के होंठ इतने नाजुक हैं जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ियाँ हो। समझ में आ गई बात? चलो,
ऐसे बहुत सारे शेर हैं, मैंने 2-3 ही लिए खास का जो काम आते हैं, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम आपसे पूछे जाते हैं। मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। सियाक उसी बाक वही लिखेंगे। ये गज़ल हमारी किताब में शामिल है और मीर तकी मीर इसके शायर हैं, ठीक है। और तशरीह में क्या लिखेंगे? मख्ता में शायर कहता है कि ए मीर, महबूब की उन नीमबाज आँखों, उन नीमबाज गोया आधी खुली आधी बंद आँखों में वो कैफियत है, वो जादू है, जैसे पूरे मैखाने की मस्ती में उनमें समा गई हो। यानी मीर क्या कहते हैं? मीर उन नीमबाज आँखों में, कि मीर जो उन मेरे महबूब की जो आधी खुली और आधी बंद जो आँखें हैं, उसकी हालत ऐसी है, उसमें एक ऐसा जादू है, उसमें एक ऐसी कैफियत है, जैसे कोई सारी मस्ती शराब की सी है। जैसे कोई सारी शराब में जो मस्ती होती है, शराब के बाद इंसान जो बेहोश होता है, ऐसी बेहोशी उसकी आंखों को देखने से लगती है, ठीक है। अब देखिए, लाई हयात आए ख़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। तो सबसे पहले हम शेर को पढ़ेंगे, सबसे पहले शेर को पढ़ेंगे, शेर क्या लिखा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी तशरीह करेंगे, सियाक व सिबाक लिखेंगे, उसके बाद तशरीह करेंगे। ये गज़ल हमारी किताब में शामिल है और सबक गज़ल से लिया गया है। इसके शायर का नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है। आपको ये याद रखना है ये शेर किसने लिखे हैं, ये मीर का शेर है, ज़ौक़ का शेर है, ये बातें आपको याद रखना ज़रूरी है। तशरीह देखिए, ज़ौक़ इस शेर में कहते हैं कि हमें ज़िंदगी इस दुनिया में इसलिए लेकर आई, इस दुनिया में लेकर आई और मौत इस दुनिया से लेकर चली गई। सच तो ये है कि हम ना तो अपनी खुशी से इस दुनिया में आए थे और ना अपनी खुशी से दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। यानी शायर कहना क्या चाहता है, लाई हयात आए ख़ज़ा ले चली चले, हयात लाई है, ज़िंदगी लाई है तो हम आ गए हैं, ख़ज़ा ले जाएगी तो हम चले जाएंगे, मौत ले जाएगी तो हम चले जाएंगे। ना तो हमने अपनी खुशी से इस दुनिया में आए थे और ना ही हम अपनी खुशी से इस दुनिया से जाएंगे, दोनों में ही हमारा इख्तियार नहीं है। अगला शेर है, हो उम्र खिज़्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। सियाक सिबाक वही लिखेंगे, ठीक है। हमारी गज़ल से लिया गया है, सबक से लिया गया है। इसके शायर कौन है? मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ हैं। फिर तशरीह क्या करेंगे? ज़ौक़ कहते हैं कि हमें खिज़्र की तरह बहुत लंबी उम्र भी मिल जाए तो भी मौत के वक्त हम यही कहेंगे कि अभी तो हम इस दुनिया में आए थे और अभी इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। यानी इस दुनिया में हम बस नाम के लिए ही रहे हैं। यानी शायर क्या कहता है कि खिज़्र अलैहिस्सलाम जितनी भी हमें उम्र मिल जाए, इतनी सबसे लंबी उम्र खिज़्र अलैहिस्सलाम की है, मानी जाती है, कहा है उनकी है। और इतनी लंबी उम्र मिलने के बाद भी अगर मिल जाए तो हम जब मौत आएगी तो हमें यही लगेगा कि हम दुनिया में बहुत कम दिन रहे, अभी तो हम अभी आए तो अभी जा ही रहे हैं, हम बहुत ही कम दुनिया में रुक पाए हैं। ऐसा शायर कहता है, उसे ऐसा लगता है। नाज़ा न हो खुर्द पे जो होना है हो वही, दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिश्वरी चले। सबसे पहले लिखेंगे सियाक सिबाक, ये ज़ौक़ का शेर है, ठीक है, पूरा डिटेल में बताएंगे। और तशरीह में क्या लिखेंगे? ज़ौक़ कहते हैं कि ए आदमी, तो अपनी समझदारी पर गुरूर मत कर, घमंड मत कर, क्योंकि सच बात यह है कि दुनिया में ना तो मेरी दानिश्वरी चल सकती है, दानिश्वरी यानी समझदारी, ना तो मेरी समझदारी चल सकती है, ना कहीं तेरी समझदारी काम आ सकती है। यानी हम कितनी भी होशियारी कर लें, कितनी ही होशियारी कर लें, आखिर वही होगा जो खुदा को मंजूर होगा। हमारी होशियारी कोई काम नहीं आएगी, हमारी होशियारी धरी की धरी रह जाएगी। अगला शेर देखिए, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। सियाक सिबाक लिखेंगे, यह गज़ल हमारी किताब में शामिल है और सबक गज़ल से लिया गया है। इसके शायर का नाम मिर्ज़ा गालिब है। अब ये शेर किसका है? मिर्ज़ा गालिब का है। ये बात आपको याद रखनी है। गालिब की जगह ज़ौक़ और ज़ौक़ की जगह मीर, मीर की जगह गालिब और गालिब की जगह ज़ौक़, ऐसा नहीं करना है। आपको याद रखना है कि कौन सा शेर किस शायर ने लिखा है। तशरीह देखिए, गालिब अपने इस मतले में कहते हैं कि हमारी बदनसीब ये है कि अब हमारी कोई उम्मीद पूरी नहीं होती और ना ही उम्मीद पूरी होने की कोई सूरत नज़र आ रही है। इस बात से गालिब क्या है? मायूस हैं। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। सियाक सिबाक वही लिखेंगे, गालिब इसके शायर हैं। तशरीह लिखेंगे, गालिब अपने इस शेर में कहते हैं कि हमने सुना है कि मौत का एक दिन तय है। आज की रात हमें नींद नहीं आ रही है, तो क्या आज हमें मौत आने वाली है? ये वो अपने आप से पूछ रहे हैं। ख्वाबा किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। सियाक सिबाक वही लिखेंगे। ये गज़ल
हमारे सबक से ली गई फलाना फलाना फलाना, और इस गज़ल के शायर कौन है? मिर्ज़ा गालिब हैं। तशरीह में क्या लिखेंगे? इस गालिब इस मक़ते में कहते हैं कि ए गालिब, तुम काबा जा तो रहे हो, मगर ये बताओ कि किस मुँह से जा रहे हो। यानी तुम काबा जाने के लायक नहीं हो, फिर भी काबा जा रहे हो। क्या काबा जाने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? यानी तुम बेशर्म आदमी हो, यानी तुम बेशर्म आदमी हो, अपने आप को खुद को कह रहे हैं। अब ये जो बच्चों टॉपिक है ना, ये हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है, सबसे आखिरी है। मैंने लिखा है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या लिखा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी ये चीज़ तो आपके आएगी आएगी। अब आप सोचिए, आपने ऊपर जितने भी शेर पढ़े हैं, 4 शेर 8 शेर पढ़े हैं, इन सब के अलग अलग शायर याद करो। इससे अच्छा आप एक का शायर याद कर लो। ये जो नज़्म है पहाड़ और गिलहरी, ये जो नज़्म है पहाड़ और गिलहरी, इसके 4-4 लाइन के बंद आपको एग्ज़ाम में दिए जा सकते हैं। ठीक है, 4-4 लाइन के बंद आपको एग्ज़ाम में दिए जा सकते हैं। 4 लाइन ये हो गई, 4 लाइन ये हो गई, 4 लाइन ये हो गई, 4 लाइन का बंद दिए जा सकते हैं। आपको कोई बंद दिया जाएगा और कहा जाएगा इसकी तशरीह करो, तो आप ऊपर के 2 गज़ल वाले शेर छोड़ के आपको क्या करना है? ये वाला लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सियाको सिबाक। आपको मान लो कोई भी 4 लाइन दे दी गई, ठीक है, और क्या आपको कहा जाए तशरीह करो, तो क्या लिखेंगे आप? सियाको सिबाक, मंदरजा बाला बंद, निसाब की नज़्म पहाड़ और गिलहरी से लिया गया है। मंदरजा बाला बंद, निसाब की नज़्म पहाड़ और गिलहरी से लिया गया है। इस नज़्म के शायर अल्लामा इकबाल हैं। आपको एक ही शायर का नाम याद रखना पड़ेगा, अल्लामा इकबाल हैं। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे तशरीह। शायर अल्लामा इकबाल इस नज़्म में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? बहुत ही आसान नज़्म है, बहुत ही आसान नज़्म है। मैं आपको पढ़ता जाता हूँ, डायरेक्टली इसका पूरा आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इजीली फटाफट बता दूंगा। देखिए शुरू की 4 लाइन देखिए। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है इस पर गुरूर क्या कहना, ये अक्ल और ये शऊर, ये अक्ल और ये समझ, ये शऊर क्या कहना। यानी कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तो आपको ना अपनी भाषा में अपनी ज़बान में लिखना है कि एक बार एक पहाड़ था जो एक गिलहरी से ये बात कह रहा था कि तुझे वो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। पहाड़ गिलहरी से कहता था कि तू पानी में जाके डूब मर, तू पानी में जाके डूब मर। ज़रा सी चीज़ है उस पर गुरूर क्या कहना। पहाड़ गिलहरी से कह रहा था कि तू बहुत छोटी है, ज़रा सी चीज़ है, और उसके बाद भी तू बहुत घमंड करती है, बहुत गुरूर करती है। ये अक्ल और ये समझ, ये शऊर क्या कहना। तुझ में अक्ल नहीं है, तुझ में समझ नहीं है, तुझ में शऊर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करती है? गुरूर करती है, बहुत घमंड करती है। ये बात एक पहाड़ी गिलहरी से कह रहा था। अब आप इसको आम ज़बान में वापस लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हो यूँ बातमीज़ बन बैठी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे। अब ये 4 लाइन का बंद आपको दे दिया जाए, आपको क्या तशरीह करो। सबसे लिखेंगे सबक का क्या लिखेंगे? सियाको सिबाक लिखेंगे कि मंदरजा बाला बंद हमारे निसाब की नज़्म से लिया गया है, जिसका नाम है एक पहाड़ और एक गिलहरी। इस नज़्म के शायर अल्लामा इकबाल हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम? उसके बाद लिखेंगे तशरीह करेंगे। जो 4 लाइन लिखी है इसी 4 लाइन को वापस रिपीट करेंगे, बस शायरी के रूप में नहीं, अपनी आसान ज़बान में लिखेंगे। ठीक है, खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी। तो हम क्या बताएंगे कि पहाड़ गिलहरी से कहता है कि खुदा की शान है नाचीज़, तू कोई चीज़ नहीं है, तेरी कोई औकात नहीं है, फिर भी तू बहुत बड़ी चीज़ बन बैठी, अपने आप को बहुत बड़ा भला, बहुत बड़ा अपने आप को समझती है। ख़ुद बेशऊर हों और तुझ में कोई शऊर नहीं है, तुझ में कोई समझ नहीं है, तुझ में अक्ल नहीं है, उसके बाद भी बात तमीज़ बनने की क्या कर रही है? ढोंग कर रही है, मेरे सामने नाटक कर रही है, अपने आप को तमीज़दार समझती है, समझदार समझती है, जबकि तुझ में कोई शऊर कोई समझ नहीं है। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, यानी मैं इतना बड़ा हूँ, मैं इतना विशाल काय हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरी इतनी बड़प्पन के आगे तेरी बिसात क्या है? तेरी कोई औकात नहीं है, तू मेरे सामने बहुत छोटी है। ज़मीं है पस्त मेरी आन बान के आगे। पहाड़ कहता है मैं इतना बड़ा हूँ कि मेरी इज़्ज़त के आगे, मेरी शान के आगे तो ज़मीन भी पस्त है, मेरी इज़्ज़त के आगे तो ज़मीन भी झुकी हुई है, मेरी शान के आगे ज़मीन भी झुकी हुई है। और तू अपने आप को इतना छोटा है, इतनी छोटा तेरा आकार है, इतनी छोटी सी तू है, और इतना घमंड करती है, इतना तकब्बुर करती है। ये बात पहाड़ किसे कहता है? गिलहरी से कहता है। आगे देखो, जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। कहा ये सुन के गिलहरी ने मुँह संभाल ज़रा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इसे निकाल ज़रा। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है,
कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। बड़ा जहाँ में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही सही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। ये है आपकी नज़्म। अब आपसे तशरीह करने को कहा जाए तो इजी है। अभी कहते हैं कि जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ। ये सबसे नीचे वाली लाइन है ना, जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ। पहाड़ कहता है कि जो बात मुझ में है तुझको वो नसीब कहाँ, मैं इतना बड़ा हूँ और तू तो बहुत छोटी है, तू तेरे को ऐसा नसीब कहाँ। भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ, मैं इतना बड़ा पहाड़ हूँ और तू इतने छोटे जानवर, तेरी मेरे आगे शान ही क्या है, औकात ही क्या है, बिसात ही क्या है। कहा ये सुन के गिलहरी ने मुंह संभाल जरा, जब पहाड़ बहुत देर से अपनी बड़ाई अपनी शेखी बगार रहा था, अपने आप को बड़ा बड़ा बता रहा था। ये सब सुनने के बाद गिलहरी चुपचाप सब सुन रही थी और लास्ट में गिलहरी बोली, कहा ये सुन के गिलहरी ने मुंह संभाल जरा, कि मुंह संभाल के बात कर, तू किससे बात कर रहा है, ये कच्ची बातें हैं दिल से इसे निकाल जरा। ये जो तू कह रहा है कि तू बहुत बड़ा है मैं बहुत छोटी हूँ, ये सब कच्ची बातें हैं, फालतू बातें हैं, इसको अपने दिमाग से निकाल दे, अपने दिल से इन बातों को निकाल दे। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, अगर मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ तो तू भी मेरी तरह छोटा की नहीं है। बड़ा होना अगर अपना में बड़ी बात है तो छोटा होना भी बहुत बड़ी बात है। अगर मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ तो तू भी मेरी तरह छोटा नहीं है। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। दुनिया में हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बनाया है, किसी को छोटा बनाया है, किसी को बड़ा बनाया है। हर चीज़ में उसकी हिकमत है, हर चीज़ बनाने के पीछे उसकी एक वजह है, कोई रीज़न है। ठीक है, किसी चीज़ को बेकार नहीं बनाया है, फालतू नहीं बनाया है। बड़ा जहाँ में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। तो खुदा ने तुझे क्या बनाया, बहुत बड़ा बनाया है, ये उसकी खूबी है, उसने हिकमत दी है तुझे बड़ा बनाने में। ठीक है, तो खुदा ने तुझे बहुत बड़ा बनाया है और मुझे पेड़ पे चढ़ना सिखाया है। बता तू पेड़ पे चढ़ सकता है क्या, तू तो नहीं चढ़ सकता, फिर तेरा इतना बड़ा होना क्या काम का। कदम उठाने की ताकत नहीं ज़रा तुझ में, तू ज़रा कदम नहीं उठा सकता, अपनी जगह से चल फिर नहीं सकता। मैं दुनिया में इधर उधर भाग दौड़ सकती हूँ, पेड़ों पर चढ़ सकती हूँ। निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में, सिर्फ बड़ा ही तो है, तुझ में खूबी कहाँ है। तू एक कदम नहीं हिला सकता, तू चल नहीं सकता, तू एक जगह पड़ा रहता है, तू सिर्फ बड़ा है और तुझ में कुछ भी नहीं है। जो तू बड़ा है तो मुझसा हुनर दिखा मुझको, ये छालिया ही ज़रा तोड़ कर दिखा मुझको। और अगर तू कहता है कि तू बड़ा है, तू बहुत बड़ा है, तुझ में बहुत पावर है, इतना बड़ा अपने आप को बताता है, इतनी पावरफुल शख्सियत अपने आप को बताता है, तो ठीक है एक काम कर, मेरी ज़रा सी छालियाँ तोड़ के दिखा। क्योंकि गिलहरी छालियाँ तोड़ सकती है, पहाड़ तोड़ सकता है क्या, नहीं। नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, इस दुनिया में कोई चीज़ निकम्मी नहीं है, कोई चीज़ फालतू नहीं है, कोई चीज़ बेकार नहीं है, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। कुदरत का कारखाना यानी खुदा ने जो दुनिया बनाई है, इस दुनिया में खुदा ने कोई भी चीज़ बुरी नहीं बनाई है, कोई चीज़ निकम्मी नाकारा नहीं बनाई है। हर चीज़ से उसकी कारीगरी टपकती है, हर चीज़ से उसका रंग उसकी कुदरत छलकती है। कोई चीज़ फालतू, कोई चीज़ बेकार, कोई चीज़ रायगा नहीं है, हर चीज़ से खुदा की हिकमत नज़र आती है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ यही सवाल इसमें से ही रिलेट करते हुए, इससे ही जॉइंट होते हुए, इससे ही बनते बिगड़ते हुए, इससे ही मॉडिफाइड सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। पूरी मुझे इससे उम्मीद है। आप भी अल्लाह ताला से उम्मीद रखें और उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं हमेशा आपके लिए से बेहतर वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप लोग ऐसे ही मोहब्बत का मुजाहरा करते रहें, आप वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, आप बहुत सारे कमेंट करते रहें, जो भी आपको क्यूरीज हो, जो सवालात आपके रह जाते हैं आपके जहन में, आप मुझसे कमेंट में सवाल कर सकते हैं। 1-2 दिन ही आपके पास लास्ट बचे हैं, आप कमेंट में सवाल करें, मैं हाथों हाथ आपके जवाब देने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा बड़ा जवाब हुआ, कोई ख़ास चीज़ हुई, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आप इन फ्यूचर आगे भी उर्दू में जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, जो मकाम आप उर्दू में हासिल करना चाहते हैं, वो सभी चीज़ आपको कंटिन्यू आगे से आगे मिलती रहेंगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त वीडियोज़ के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। आप सभी को एडवांस में एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आप तमाम ही को बहुत अच्छे नंबरों से पास करे, ऐसी आप तमाम ही के लिए दुआ करता हूँ। आप भी मेरे हक़ में दुआ करें। रमज़ान के इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला हम सभी की दुआ कबूल करे। आमीन या रब्बल आलमीन। खुदा हाफ़िज़।